नमस्ते। आज हम दूसरा पीरियड स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर का। कल हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट पीरियड में फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स, उसके बाद फिर पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप्स के होते हैं कल का याद है? रेशियो, स्केलर, वेक्टर, टेंशन। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वेक्टर। क्या क्या पढ़े थे? इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सल वेक्टर, रेडियस वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर एंड को-इनिशियल वेक्टर। टोटल हमने 12 टाइप्स के वेक्टर पढ़ाए थे। ये हिस्ट्री है, इसकी कोई यूज नहीं है। आज का जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर? आज पढ़ेंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो पहले पढ़ना है एडिशन। एडिशंस एडिशंस में हमें देखना है एडिशंस कैसे करते हैं। एक वेक्टर को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। दिख रहा है वेक्टर? इसे हम हेड बोलते हैं और इसे हम टेल बोलते हैं। अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर ए के ऊपर हमेशा ऐसे एरो दिखाते हैं। अगर आप ए के ऊपर ऐसे एरो दिखाए तो ये रॉन्ग मेथड है। ये मेथड क्या है? रॉन्ग है। ऐसे करना है, चाहे उसका डायरेक्शन अपोजिट ही क्यों नहीं हो। अब देखो, किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे एरो देकर करते, इसे क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हैं? टेल। अगर एडिशन की बात होती है तो देखो, जैसे हम सीरीज में कॉम्बिनेशंस करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब देखो, ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशन किसका है? ए का हेड, बी का टेल। इसे हम सीरीज बोलते हैं, मतलब टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर। और इसे हम एडिशंस बोलते हैं। मतलब यहां दो वेक्टर मिल करके एक वेक्टर सिंगल बनाया है। अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर का टेल और इधर का हेड, ये ज्वाइंट हो गया। एडिशन समझ में आ गया? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड के साथ टेल को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? सबट्रैक्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर होगा। अगर एक वेक्टर मान लो ये बड़ा है, a = 7 न्यूटन, और ये वेक्टर b इधर लग रहा है, b = 2 न्यूटन। तो यहां देखो कॉम्बिनेशंस कैसा है? रिवर्स ऑर्डर, डायरेक्शन चेंज है। रिजल्टेंट यहां से होगा बड़ा, r = क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन, पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन। तो यहां पर जो एडिशंस हुआ किसके साथ हुआ? एक ज्वाइंट कट गया, कैंसल हुआ, कैंसल हो गया, तो इसे बोलते सबट्रैक्शन। और इसको क्या बोलते? एडिशन। अगर मान लो ये 7 होता, ये मान लो 2 होता, तो r = 9 न्यूटन होता। इसे एडिशन बोलते। तो एक चीज साफ है, एडिशन मतलब टेकन इन ऑर्डर होता है। और अगर हेड के साथ मान लो दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एंगल के साथ लेते हैं, वेक्टर बी है, और ये इस तरह से है, हेड के साथ हेड, टेल के साथ टेल, इसे हम रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑर्डर। ये कॉमन नॉलेज था जो हमने बताया। अब जो पढ़ना है एडिशंस के लिए रूल्स, देखो एक्चुअल में एडिशंस के लिए 3 रूल मेन पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है ट्रायंगल लॉ।
लॉ। दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तीसरा है पॉलीगन। ये तीन लॉ से हमें एडिशंस का एक रूल्स है। एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ का। तो पहला हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ। फर्स्ट ट्रायंगल लॉ देखते हैं। जब कोई भी वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शंस आर तीसरे साइड से होता है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब देखो ये डायरेक्शंस हुआ अल्फा, थीटा जब भी होगा इधर होगा। तो देखो घबराना नहीं, इसे हम बोर्ड वाले को क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में एग्जाम देना है, बोर्ड में लिखना पड़ता है 1 मार्क्स को ट्रायंगल लॉ। तो क्या करेंगे, when two vectors a and b two vectors है, when two vectors are represent in magnitude and direction, when two vectors are represent in magnitude and direction, in magnitude and direction by two sides of triangles, by two sides of triangle। और ये कैसा है, टेल हेड है, टेकन इन ऑर्डर। फिर से सुनो, when two vectors are represent in magnitude and direction, in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, their resultant vector represented in magnitude and direction by third side of triangle taken in reverse order, taken in reverse order। आ रहा है समझ में, क्लियर है। जब दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए किस रूप में, टेकन इन ऑर्डर में, तो उसका रिजल्टेंट ट्रायंगल के तीसरे साइड से होता है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो रियल में फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला जानेंगे। मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू फॉर्मूला होते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू होते, प्रूव करेंगे। सिर्फ देखो अभी tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है। अगर आप ट्रायंगल लॉ समझ गया, स्टेटमेंट क्या था, when two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, इसको लिखना, लिख लो, when two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, their resultant vector is represented by third side of triangle taken in reverse order। ये दो साइड्स के, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू
tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, स्टेटमेंट क्लियर हो गया? किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? हाँ बोलो पीछे से, कोई प्रॉब्लम है? रिवीजन करने की जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रायंगल लॉ है वही पैरेललोग्राम लॉ भी है। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ, अब यहां पर हम क्या करते, एक पैरेललोग्राम बना, दिख रहा है ये पैरेललोग्राम M N L O P, M N O P। अब देखो ये वेक्टर लेंगे इस पर A, ये वेक्टर B और यहां पर ये लेंगे थीटा और ये अल्फा। दिख रहा है ये वेक्टर आ, मतलब ट्रायंगल लॉ ही है, कोई नया चीज नहीं है, सिर्फ इसको लैंग्वेज में डिफरेंट लिखना है। ध्यान से नो, जिसको लिखना है पेन कॉपी कलम सब खोल के रखो। देखो दो वेक्टर है A एंड B, अब ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से डिनोटेट किया गया है, टेकन इन ऑर्डर है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट क्या है, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, अल्फा डायरेक्शन है किसके साथ, रिजल्टेंट और इनिशियल वेक्टर के साथ। क्लियर आ रहा है समझ में? जोर से बोलो। फिर से देखो, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ये जो मैंने दिखाया ये लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना और लिखते, पेन चालू करो। when two vectors are represented, when two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, taken in order, their resultant vector is denoted by diagonal of parallelogram taken in reverse order, is denoted by diagonal of parallelogram taken in reverse order। ओके, अब देखो, अब ये ट्रायंगल ही हो गया, इसको ऊपर का निकाल दो तो सेम फॉर्मूला होता है जो आपको बताया गया है, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन भी वही होता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। फॉर्मूला ही जान है, बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं होते। तो ये दो फॉर्मूला अपने को पाठ करना है। क्लियर हो गया? अब है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है, आप कोई भी साइड्स बनाओ, ये वेक्टर ए से लेके बी तक ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी, मान लो ये वेक्टर ई। अब देखो ये टेकन इन ऑर्डर चल रहा है, ये पॉलीगन का इनकम्प्लीट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों की सी बात ही नहीं करने का है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो व्हेन मोर वेक्टर, अब दो वेक्टर तो रहा नहीं, मोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by incomplete sides of polygon। फिर से सुनो, जिसको लिखना लिखते जाओ, more vectors are represented in magnitude and direction by incomplete sides of polygon, incomplete sides of polygon taken in order, their resultant vector, अब ये देखो यहां से यहां तक r होगा, their resultant vector
डिनोटेड बाय या इज डिनोटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय कंप्लीट साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये साइड्स कंप्लीट कर रहा है ना, कंप्लीट साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। आ रहा है समझ में? अब देखो रियल में कोई नया चीज है नहीं, ये ट्रायंगल लॉ के बेस पर ही बनता है। अब देखो ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा। ये क्या निकला? ए प्लस बी। ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिख रहा है? तो ए आर इक्वल टू क्या होगा? बोलो बोलो बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये फॉर्मूला होगा, सिर्फ कहने का है, चलता है ट्रायंगल लॉ के अनुसार। तो ये बोर्ड का था, आपको समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन। कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है आर और अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो किसी को कुछ पूछना है, किसी भी स्टूडेंट्स को? ओके हाँ बाबा, रिविजन्स कर रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ, वापस देखते हैं। वापस हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। देखो मैग्नीट्यूड, हाँ पूछ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ना, वही बना देंगे। अब देखो यहां पर वेक्टर ए है, अब ये मान लो वेक्टर बी, और ये थीटा। हमने क्या लिया था? एम एन ओ पी, और ये रिजल्टेंट डायगोनल का। इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको q मान लो, ये r है, इसको अल्फा। देखो सभी कोई, इस डायग्राम का ही खेल है। क्या है? बिना डायग्राम का कुछ नहीं आता। डायग्राम आ गया, सब चीज आ गया। अब इस बड़े से ट्रायंगल में हम देखेंगे, बड़े से ट्रायंगल में पाइथागोरस लॉ अप्लाई कर लेंगे। R इक्वल टू क्या होगा? बोलो बोलो बराबर अंडर रूट, या नहीं तो स्क्वायर कर लेते हैं, सीधा मॉड लिख देगा। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एम एन प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। देखो यहां पर एम एन इतना प्लस ये एन क्यू, ये क्या है? बेस है ट्रायंगल का, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब y ओ क्यू। तो बेस कितना है? एम एन प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर। ये पूरा ट्रायंगल के साइड्स लेंगे ना, और फिर ये क्या? ओ क्यू का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू एम एन के बदले क्या है? वेक्टर ए है, तो ए प्लस एन क्यू के जगह x का स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर। क्लियर? डायग्राम है तो सब चीज है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये y स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये छोटे वाले ट्रायंगल ले लो, स्मॉल ट्रायंगल, ये y, ये x, ये थीटा, ये b, ये है n, ये o, ये q। बोलो b स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लॉ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी का सब चमत्कार है, इसके बिना कुछ नहीं बेटा। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? x बाय b,
तो x इक्वल टू बी कॉस थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, y बाय बी, y इक्वल टू बी साइन थीटा। देखो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, x बाय बी, x बाय बी। अब b को इधर कर लेंगे तो x बचेगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, y बाय बी, y इक्वल टू बी साइन थीटा। ये x, y और ये फॉर्मूला फर्स्ट में अब आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax, x के बदले क्या है, b cos थीटा, यहां लिखेंगे b cos थीटा प्लस, अब यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, तो देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे निकलता है बेटा, स्लोप अल्फा से। तो हम टेन थीटा से निकालते हैं तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ओ क्यू अपॉन एम एन प्लस एन क्यू, मतलब y अपॉन ए प्लस एक्स। क्लियर? तो देखो, तो टेन अल्फा इक्वल टू y के जगह क्या है बेटा, देखो इधर v साइन थीटा, और a x के जगह क्या है बेटा, b cos थीटा, तो b cos थीटा, therefore alpha equal to tan inverse b sin theta upon a plus b cos थीटा। आया समझ में? डायरेक्शन निकल गया। देख लो एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछते, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। ये डायग्राम समझ में आया, ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका डायगोनल पर आर है, एंगल थीटा लिए डायरेक्ट, और फाइनली डायरेक्शन के लिए अल्फा। इस बड़े से ट्रायंगल में आर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, बेस a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर छोटे वाले ट्रायंगल का मेन इंपॉर्टेंस है, यहां देखो b स्क्वायर, पाइथागोरस लॉ अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस x बाय b, उसके बाद b को इधर कर देंगे, x इक्वल टू b cos थीटा। फिर देखो यहां पर sin थीटा इक्वल टू y बाय b, b को इधर कर देंगे, y इक्वल टू b sin थीटा। ये b स्क्वायर x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां पर x था, यहां पर क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r का वैल्यू आया। और डायरेक्शन हम जानते हैं tan थीटा से निकलता है, तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा किसमें है, बड़े वाले में है, तो OQ अपॉन ये पूरा mn प्लस nq, OQ इक्वल टू y है, mn इक्वल टू a है, nq इक्वल टू x है, y x का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, y का x का b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे, बेटा तो ना लिख लिया ना सबको है, अगर आपसे कोई पूछे भैया सबट्रैक्शन कैसे होता है, सबट्रैक्शन, तो इजी है। सबट्रैक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन चेंज करने से होता है। आप सादा पढ़ लो, अगर मान लो ये वेक्टर इस तरह से लेते हैं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये होगा r इक्वल टू a प्लस b होगा ना। और अगर ये वेक्टर b है तो ये होगा r इक्वल टू a प्लस माइनस b इक्वल टू क्या निकला, r इक्वल
मतलब यहां पर थीटा इक्वल टू क्या है बोलो, थीटा के बदले क्या लेंगे, एंगल क्या लेंगे बोलो, यहां पर एंगल 180 माइनस थीटा। तो फिर देखो सबट्रैक्शन में आर का वैल्यू क्या होगा बोलो, वहां थीटा की जगह 180, तो आपको पता है cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और फिर डायरेक्शन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, प्लस के जगह क्या हो गया माइनस। आ रहा है समझ में, बता रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट ही बता रही है, क्लियर से। अब देखो ये सबट्रैक्शन क्लियर हो गया, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन चेंज हुआ, ए माइनस बी हो गया। अब ये क्या है, एडिशन हो गया, ये सबट्रैक्शन हो गया। सबट्रैक्शन में फॉर्मूला वही है, प्लस के जगह माइनस आ गया। तो r इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है ये सबट्रैक्शन का फॉर्मूला है, आप ये याद करोगे और ये डायरेक्शंस का फॉर्मूला याद करेंगे, ये दो फॉर्मूले क्लियर, इधर एडिशन इधर सबट्रैक्शन। आ रहा है समझ में। अब देखो जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमने पढ़ाया तो ये तो बोर्ड के साथ चल रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट, हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। अगर दो वेक्टर अनइक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, सादा सी बात है। पहला क्लियर हो गया, लिखते जाओ, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर, क्या बोल रहे हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर में और में नॉट बी जीरो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। एक बीट खत्म हुआ एडिशन एंड सबट्रैक्शन का। लिख लिए सब, कोई किसी को कुछ पूछना है नहीं ना, देख लो, बाद में रोना मत। फॉर्मूला सीधा याद रखना है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। गुड, रखोगे याद तो बनाओगे प्रॉब्लम्स, नहीं रखोगे तो नहीं याद रहेगा। लिखते जाना, लेकिन मैं मिटा रहा हूं फटाफट। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्चुअल में रिजोल्यूशन वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। नेक्स्ट वीक एकदम फटाफट लिखते जाओ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। देखो एक्चुअल बोर्ड में ऐसा लिखता है, द स्प्लिटिंग ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन वेक्टर। अगर दो वेक्टर स्प्लिटिंग होता हो और एक से ही रिप्रेजेंट होता और दोनों वेक्टर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट होता, तो समझने के लिए देखो, मान लो ये वेक्टर्स ऐसा है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वेक्टर आर है, एंगल थीटा एक्स एक्सिस। तो आपको पता है इसको हम लिखते हैं आर एक्स, इसको लिखते हैं आर वाई।
तो ये ऐसे कर देंगे, ये क्या हो जाएगा R1। आ रहा है समझ में? क्या हो जाएगा R1। तो वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा RX प्लस R1, यही आएगा। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट हम करते हैं। मतलब वेक्टर A इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना A इंटू n यूनिट वेक्टर। देयरफॉर वेक्टर R इक्वल टू क्या लिखेंगे RXI प्लस RYJ। देख लो, हम जानते हैं x एक्सिस को I से रिप्रेजेंट करते, y एक्सिस को J से रिप्रेजेंट करते, तो R इक्वल टू RXI प्लस RYJ ये हो गया। मतलब देखते जाओ एकदम आंख बंद करके, उसके बाद फिर देखते हैं। हम फिर cos थीटा लेंगे, cos थीटा क्या होगा बोलते जाओ RXY। तो देयरफॉर RX इक्वल टू क्या निकला R cos थीटा। उसके बाद sin थीटा लेंगे, देखो रे RY बाय R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर RY का वैल्यू क्या होगा R sin थीटा। अभी तुरंत पढ़ा है। अब देखो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट कर लो, इसे इक्वेशन सेकेंड कर लो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग लिखने वाला फटाफट लिखते जाएंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐड विथ इट। तो फिर क्या होगा RX स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस RY स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ऐड कर देते हैं, देखो RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सभी स्टूडेंट जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो फिर क्या होगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एकदम सिस्टमैटिक पढ़ा रहे हैं, आप नोट्स बढ़िया से यहीं पर बनाते जाओ क्लास में। अब देखो देयरफॉर R इक्वल टू क्या निकला अंडर रूट R स्क्वायर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। मतलब जब वेक्टर्स एक प्लेन में हो, प्लेन में है ना, हम पढ़ाए थे कोप्लेनर, जब वन प्लेन में हो तो दो प्लेन मतलब दो एक्सिस, तो क्या फॉर्मूला निकला RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। सिमिलरली ला इन थ्री एक्सिस, तीन एक्सिस में हो तो R इक्वल टू क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। फर्क यही है, डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा अलग से कोसाइन रूल से, लेकिन इसमें डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्शन, देखते जाओ बेटा, थोड़ा अलग करके लिखे हैं। डायरेक्शन किससे निकालते हैं tan थीटा से, पता है? तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा बोलो RY बाय RX। अब RY की वैल्यू हम क्या लिखते हैं R sin थीटा RX काट देते, देखो tan थीटा होता है ना RY बाय RX। मतलब अगर इसको हम A माने इसको B माने तो B बाय, तो ये फॉर्मूला आपको पाठ करना, tan थीटा इक्वल टू RY बाय RX और R इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। तो रिजोल्यूशन वेक्टर सभी को समझ में आया। जब दो वेक्टर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करें, ये कंपोनेंट से, उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर। तो देखो R वेक्टर है RX प्लस RY, फिर देखो किसी भी वेक्टर को हम यूनिट रूप में ऐसे देखते हैं, तो अब ये एक्सिस है x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस में I से, y एक्सिस में J से,
अब यहां देखो cos थीटा rx इक्वल टू r cos थीटा, sin थीटा ry इक्वल टू r sin थीटा। इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, आंसर आया r इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो आज के बाद हम देख लिए कि किस तरह हमको पढ़ना है। ओके, सबके समझ में आ गया। अब पढ़ाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D वेक्टर। सबको लिख लिया ना, मिटा दो। ओके, अब पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। देखो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर अपने को पढ़ने का है। तो देखो ये मान लो, एकदम ध्यान से देखना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। क्लियर? अभी तुरंत हमने पढ़ाया है, उसी को प्रूव करना है। मान लो ये वेक्टर एक वेक्टर r है। अब देखो एक वेक्टर क्या है? r है। r मेक एन एंगल, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं r मेक एन एंगल अल्फा कोमा बीटा एंड गामा विथ x एक्सिस कोमा y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिव। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखना, कोसाइन रूल्स प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बोलो फटाफट। cos अल्फा बेस बाय, इसको हम r x मान लेते हैं, इसको r y मान लेते हैं, इसको r z मानते हैं। तो क्या होगा, r x बाय r। कोई प्रॉब्लम किसी को? r x बाय r किसी को पूछना है? अभी हमने 3D वेक्टर में क्या पढ़ाया है? r x बाय अंडर रूट r x स्क्वायर प्लस r y स्क्वायर प्लस r z स्क्वायर, इसको मान लो n। अब देखो, अब cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, r y बाय r, चूंकि बीटा y एक्सिस के साथ है। तो फिर r y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इसको मान लो एन, एम मान एल एम। अब cos गामा इक्वल टू क्या होगा, आर जेड बाय आर। अब देखो आर जेड अपॉन अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस, इसको मान लो एन। देख लो कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब एल एम एन क्या है? एल एम एन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर। एल कॉमा एम एंड एन आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन direction of cosine of the vector r। आ रहा है समझ में किसी को प्रॉब्लम? अगर हम
इसे ऐसे कर दें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। देखते जाओ, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे तो क्या होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो क्या होगा आर जेड स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। ये तीनों में कॉमन ले लें, किसी को प्रॉब्लम आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। देखो जो ऊपर है वही नीचे, आंसर क्या आया 1। इसे ही हम बोलते हैं कोसाइन रूल। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे कोसाइन रूल। तो देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3 वेक्टर में हमने क्या निकाला अल्फा बीटा गामा, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, 2 इंपॉर्टेंट। देखो क्लास जाने से पहले बोलते हैं व्हेन ए पॉइंट P, मान लो यहां पर पॉइंट P था, ये पॉइंट P, व्हेन ए पॉइंट P हैव द कोऑर्डिनेट x y z, तो फिर क्या होगा अगर मान लो x y z इधर का मिटाऊं क्या, देखो अगर दूसरा लाइन लिखाई देता हूं when a point x y z, then तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो सब कोई, पोजीशन वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर सबको पता है, अभी तुरंत हमने पढ़ाया है। बोलो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, बोलो फटाफट पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, अब कोई नहीं बोल रहा, एक्स आर प्लस वाई जे प्लस जेड के, या आर एक्स आर वाई जे प्लस आर जेड के। क्लियर? अब जो पढ़ा रहे हैं अगर ये मूव कर रहा हो, मान लो यहां से पॉइंट P1 के जगह है x1 y1 और z1, ये मूव करके मान लो यहां P2 पर आया हो, ध्यान से देखना, यहां पर x2 y2 z2 और ये इस तरह से मिला हो। जब मूव होता हो x1, y1, z1 to x2, y2, z2, then displacement, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलो डेल्टा आर कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू देखो x2 माइनस x1 r प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं तक, 3D वेक्टर तक हम लोग पढ़े। अब कल क्या करेंगे, हम सीट लेके आएंगे और सीट सुनाएंगे प्रॉब्लम, जितना पढ़ाया ना कम से कम 35 प्रॉब्लम्स क्लास वर्क में है, 35 या 40 प्रॉब्लम कर लेंगे कल के क्लास में। ओके।